Hello students, very sweet good morning to all of you. This video is for class 10th, chapter 1st, chemical reactions and equations. ठीक है, प्रीवियस वीडियो में बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो क्यों हो रही है। केमिकल रिएक्शन हो रही है तो केमिकल रिएक्शन होती कैसे है ये भी हम देख चुके हैं। फिज़िकल एंड केमिकल चेंज हमने देख लिया था, एंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि हम कैसे पहचानेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वहाँ तक हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे। आज हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, कि अगर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जो रिप्रेजेंट करने का मैनर होता है या जो मेथड होता है उसे केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। वो आज हम देखने वाले हैं किस किस तरीके से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे हम इक्वेशन बैलेंस करेंगे, उसका स्टार्टअप हम देखेंगे आज। ठीक है, सो बिफोर वी कुड प्रोसीड, लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम मोहम्मद आकिब हुसैन एंड आई एम योर केमिस्ट्री फैकल्टी। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी थी प्रीवियस वीडियो में बेटा, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी थी कि एक रिएक्शन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रही है या किसी दूसरी रिएक्शन कुछ हो रही है तो उसमें दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रही है हमें। कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं स्टूडेंट्स जिसमें एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स शो होती है, एक से ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। सो वो थोड़ा सा पार्ट हम देखते हैं, उसके बाद हम केमिकल इक्वेशन पे आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट हम देखने वाले हैं, वो है क्या, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ चेंजेस साइमल्टेनियसली। ऐसी रिएक्शंस जिसमें एक से ज़्यादा चेंजेस एक साथ अकर होते हैं। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट अ नंबर ऑफ रिएक्शंस मोर देन वन चेंजेस में बी ऑब्जर्व्ड, दैट इज़ इट में पोजेज मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स। एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो होगी सही, यानी चेंज इन कलर की बात कर रहा हूँ तो कलर तो चेंज होगा ही सही, साथ में हो सकता है प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए, साथ में हो सकता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाए यानी हीट रिवॉल्व हो जाए, या फिर ऐसा हो जाए कि उसका स्टेट ही चेंज हो जाए, वो सॉलिड से लिक्विड बन जाए और साथ में इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो जाए या एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस हो जाए। सो ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स शो होती है। एक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, व्हेन जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 को बोलते हैं बेटा सल्फ्यूरिक एसिड। व्हेन जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड होगा क्या, देन हाइड्रोजन इज इवॉल्व्ड एंड ऑल्सो राइज इन टेम्परेचर टेक प्लेस। देखो हो क्या रहा है, इस जिंक मेटल को मैं जैसे ही किस में डिप कर रहा हूँ, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में अगर मैंने जिंक मेटल डाली तो होगा क्या, पहले तो सॉल्ट बनाएगा या अपने मेटल का यानी जिंक सल्फेट बनेगा, साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व भी हो रही है और हीट भी इवॉल्व हो रही है। तो ये क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी भी हो रहा है। तो एक साथ दो चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं बेटा। सो बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स शो होती है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल इक्वेशंस, कि जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। हमें यह तो पता लग गया केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, हम उन्हें रिप्रेजेंट करके देखेंगे कैसे कि क्या केमिकल रिएक्शन हो रही है, कौन किससे रिएक्ट कर रहा है। हमें जब तक हम लिखेंगे नहीं हमें पता नहीं चलेगा। तो उसे लिखने के कुछ मेथड्स होते हैं और उसे बोलते क्या है वो हम देखने वाले हैं। द शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स और फार्मूला ऑफ द डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। ऐसा शॉर्ट हैंड मेथड्स यानी ऐसा सीधा साधा मेथड जो क्या रिप्रेजेंट करे, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता हो इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला। सिंबल्स एंड फार्मूलाज के रूप में किसी भी केमिकल रिएक्शंस को, केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या होगा, डिफरेंट रिएक्टेंट्स होंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे। डिफरेंट रिएक्टेंट्स और डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जो रिप्रेजेंट करने के लिए जो इक्वेशन लिखी जाती है उस इक्वेशन को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इज इट क्लियर, समझ में आया यहाँ तक स्टूडेंट्स, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। अब केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के बेटा टू वेज होते हैं। फर्स्ट होता है आपका वर्ड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, सेकंड होता है आपका सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना।
एक एक करके हम देखेंगे कि वर्ड इक्वेशन क्या होती है और सिंबल इक्वेशन क्या होती है। सो फर्स्टली देख रहे हैं हम वर्ड इक्वेशन क्या है। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन ब्रीफली इन वर्ड्स ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड आर कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जो किसी क्या कर रही हो, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हो, किस में रिप्रेजेंट कर रही हो, वर्ड्स में। किसके वर्ड्स बेटा, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंस यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, वर्ड्स के रूप में। उस इक्वेशंस को हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, कोई मैग्नीशियम रिबन, जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या होता है, वाइट पाउडर फॉर्म होता है। क्या होता है, वाइट पाउडर फॉर्म होता है जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, होता है। अगर इसे मैं वर्ड के फॉर्म में लिखूंगा तो मैंने लिख रखा है, देखो कैसे लिख रखा है, मैंने मैग्नीशियम लिख रखा है पूरा, मैंने ऑक्सीजन लिख रखा है, मैंने प्रोडक्ट साइड में लिख रखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या लिख रखा है मैंने, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब वर्ड इक्वेशन यूज़ क्यों नहीं की जाती है, क्या इसके लिमिटेशंस होते हैं, तो इसका लिमिटेशंस होता है बेटा ये क्वाइट यूज़फुल होती है, यानी इसका अभी तक कुछ यूज़ नहीं हुआ है। इस इक्वेशन से हमें ये पता नहीं लगता कि कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, कितने प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे होंगे। हमें ट्रू पिक्चर एक्चुअली में जो केमिकल रिएक्शन है उसकी हमें पता नहीं लगता है। Although word equations are quite useful, yet they don't give the true picture of the chemical reaction। यानी हमें पता ही नहीं लगा सकते हम कि कितने मैग्नीशियम पार्टिसिपेट कर रहे होंगे एट ए टाइम, कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स या कितने ऑक्सीजन के एटम्स से रिएक्ट कर रहे होंगे, कितने प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे होंगे। सो इसके लिए जो वर्ड इक्वेशन है ये ज़्यादा यूजफुल नहीं हुई और ज़्यादा यूज़ अभी तक नहीं होता है। सेकेंड इक्वेशन है आपकी सिंबल इक्वेशन। सिंबल इक्वेशन में क्या होगा, एज अ नेम सजेस्ट सिंबल्स का यूज़ होगा वर्ड्स की जगह। किसका यूज़ होगा, सिंबल्स का। होता क्या है देखते हैं, अ ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड आर कॉल्ड सिंबल इक्वेशन। ऐसा रिप्रेजेंटेशन किसी केमिकल रिएक्शंस का जिसमें जो सब्सटेंस इन्वॉल्व हो रहे हैं या प्रोडक्ट और जो रिएक्टेंट यूज़ किए जा रहे हैं वो किस फॉर्म में हो, सिंबल्स और फार्मूले के रूप में रिप्रेजेंट किए जाएं, तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं सिंबल इक्वेशंस। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, ये मैंने लिया कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है ये, कैल्शियम ऑक्साइड। व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। अब मैं इसे वर्ड की फॉर्म में लिखता तो मुझे ये पता नहीं लगता कि कैल्शियम का एक एटम पार्टिसिपेट कर रहा है, ऑक्सीजन के 3 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कार्बन का 1 एटम पार्टिसिपेट कर रहा है। इधर फॉर्म होने वाला कैल्शियम 1 फॉर्म हो रहा है, कार्बन 1 फॉर्म हो रहा है, ऑक्सीजन के 3 एटम फॉर्म हो रहे हैं, ये मुझे पता नहीं लगता इन केस ऑफ वर्ड इक्वेशन। बट इन केस ऑफ सिंबल इक्वेशन वी कैन ईजीली नो अबाउट द नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, कि कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स पार्ट ले रहे हैं और कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। इसलिए जो सिंबल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, इज़ मोर कन्वीनियंट, टाइम सेविंग एंड इंफॉर्मेटिव एज़ कम्पेयर टू अ वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन के कंपैरिजन में क्या होती है, कन्वीनियंट होती है, ईजी होती है, टाइम सेविंग होती है। अब वर्ड इक्वेशन लिखने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, अगर सिंबल लिखने बैठोगे तो जल्दी से लिखाई में भी आ जाएगी, और इन्फॉर्मेटिव भी होती है, हमें पता लग जाता है इजीली क्या फॉर्म हो रहा है और कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। अब इक्वेशंस लिखने के कुछ रूल्स होते हैं बेटा। क्या रूल्स होते हैं वो, द सिंबल्स और फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद अ प्लस साइन बिटवीन दैम। एग्जांपल देखते हैं हम, यही वाला लेते हैं। क्या बोला, सिंबल्स और फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे जो सिंबल्स एंड फार्मूला लिखे होते हैं विद द प्लस साइन बिटवीन दैम, प्लस साइन है दोनों के बीच में, इस साइड को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट साइड। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट साइड। ये फर्स्ट रूल है कि जो आप सिंबल और फार्मूला लिख रहे हो रिएक्टेंट्स का, उसे आप किस साइड में लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे। किस तरीके से लिखोगे, विद प्लस साइन बिटवीन दैम, दोनों के बीच में प्लस साइन लगा के लेफ्ट हैंड साइड में आप उसे लिखोगे। सेकेंड रूल क्या कहता है, द प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद प्लस साइन बिटवीन दैम। प्रोडक्ट्स किस साइड होगा,
राइट हैंड साइड में, जैसा कि ये बना हुआ है यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट बन रहा है इसलिए हमने प्लस साइड नहीं लगाया है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, तो सेम एज इट इज़ जैसे रिएक्टेंट में लगा है वैसे प्रोडक्ट में भी प्लस साइन लगा के आगे दूसरा प्रोडक्ट लिखना होता है। थर्ड रूल क्या कहता है, एन एरो साइन इज पुट बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स पॉइंटिंग फ्रॉम रिएक्टेंट टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स। ये जो एरो लगाई जाती है ये एरो होती है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड की ओर, जो पॉइंटिंग होती है इसकी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड्स की होती है। तो रिएक्शंस लिखने के इक्वेशन लिखने के रूल पता लगे आपको, क्या पता लगा कि जो रिएक्टेंट है वो आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखोगे प्लस साइन लगा के बीच में, प्रोडक्ट है वो आप राइट हैंड साइड पे लिखोगे प्लस साइन लगा के, और उन दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में एक एरो साइन लगाओगे जो किस तरफ होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड की ओर मूव कर रहा होगा। समझ में आया इतना बेटा? इट इज़ क्लियर और नॉट? इट इज़ क्लियर और नॉट? समझ में आया यहाँ तक कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे हम इक्वेशन लिखते हैं? रूल समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है रूल, आपका बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा लिया जाता है कि रूल्स, राइट द रूल्स फॉर द राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। और आपको पता होना चाहिए कि आप केमिकल इक्वेशन पढ़ रहे हो तो उसको लिखने का रूल्स क्या है। ऐसा नहीं है हम कहीं भी कुछ भी लिखते हैं, रिएक्टेंट को पता लगा राइट हैंड साइड पे लिख दिया, प्रोडक्ट को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। और बीच में कई बच्चे क्या करते हैं, इक्वलिटी का साइन लगा देते हैं जो कि बिल्कुल गलत होता है। इनके बीच में आता है कि एरो साइन, ठीक है। नाउ केमिकल इक्वेशन ऑल्सो भी कैटेगराइज एज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब उसका क्लासिफिकेशन किस टाइप में हो सकता है? टू टाइप से क्लासिफिकेशन होता है केमिकल इक्वेशन का। फर्स्ट होती है आपकी बैलेंस्ड, सेकंड होती है अनबैलेंस्ड। एक एक करके हम देखते हैं अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड क्या होती है। फर्स्ट इक्वेशन लिखी हमने अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? स्केलेटल इक्वेशंस। होती क्या है? सच एन इक्वेशन in which the number of atoms of different elements is not equal on two sides of the equation is called an unbalanced or skeletal equation। क्या समझ में आया आपको? ऐसी इक्वेशंस जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जो एलिमेंट फॉर्म हो रहे हैं ऑन द बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल, यानी इधर एक मैग्नीशियम हो रहा है तो इधर भी एक मैग्नीशियम होना चाहिए, इधर दो हाइड्रोजन है तो इधर भी दो ही हाइड्रोजन होना चाहिए, इधर एक हाइड्रोजन है तो इधर भी एक होना चाहिए, पर ऐसा है नहीं। कैसे ही ये अलग अलग हैं। ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल। देख रहे हैं आप, है ही नहीं। इधर एक मैग्नीशियम है बेटा, इधर एक मैग्नीशियम है, इधर दो हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन देखो आप, दो ये रहे, इधर चार हाइड्रोजन है, इधर एक ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पर दो ऑक्सीजन है। तो इस इक्वेशन में क्या दिख रहा है हमें कि जो दो बोथ साइड्स हैं उनके जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है वो इक्वल नहीं है। ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड या फिर स्केलेटल इक्वेशंस। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है इसका? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? सच एन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। जैसा कि नेम से पता लग रहा है आपको, बैलेंस्ड मीन्स बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल, यानी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। देखो इधर कितने मैग्नीशियम पार्टिसिपेट कर रहे हैं? टू मैग्नीशियम। कितने मैग्नीशियम है? टू मैग्नीशियम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इधर कितने ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? टू ऑक्सीजन कर रहे हैं पार्टिसिपेट। इक्वेशन क्या कहती है कि अगर जो पार्टिसिपेंट है वही प्रोडक्ट होना चाहिए, उतने ही प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, या जितने एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में उतने ही एलिमेंट्स राइट हैंड साइड में होने चाहिए, यानी बोथ द एलिमेंट्स आर इक्वल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल होना चाहिए। देखते हैं, इधर दो मैग्नीशियम इक्वल है, इधर दो ऑक्सीजन ये भी इक्वल है, इधर भी दो था, इधर भी दो था, यानी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल। देन वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझ में आया? अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो इक्वेशन बैलेंस्ड की कैसे जाती है, इक्वेशन हम बैलेंस कैसे करते हैं वो हम पढ़ेंगे अब, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, कि अगर कोई केमिकल इक्वेशन है आप उसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप बैलेंस कर क्यों रहे हो, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो हम इम्पोर्टेंस देखेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन का क्या होता है इन कंपेयर विद अनबैलेंस्ड इक्वेशन। The importance of a balanced chemical equation lies in the fact that it satisfies the law of conservation of mass.
फर्स्टली जो बैलेंस इक्वेशन होगी वो किसको सेटिस्फाई करेगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 9th क्लास में आप पढ़ा होगा आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। उसमें नहीं तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा होगा आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। क्या होता है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता है कि जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, मैं ले लेता हूँ ये ले लिया, ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। बैलेंसिंग का रूल कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जो रिएक्टेंट साइड का मास है, रिएक्टेंट का जो मास है वो मास किसके इक्वल हो जाए, प्रोडक्ट के। टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। ये कहता है कंजर्वेशन ऑफ मास। कैसे होगा देखते हैं। मैग्नीशियम कितना होता है 24 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 48। ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट्स हैं, कितना होता है 16। इधर की बात करें 2 से मल्टीप्लाई 24 प्लस 16, ठीक है। 48 प्लस 32, इधर देखें ये हो गया 40। ये कितना हो रहा है 8 to 10 और ये हो रहा है 80, ये भी हो रहा है 80। यानी इधर का जो मास है वो उधर के मास के बराबर है। ये क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। दैट इज इन अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स। यानी इधर का मास इधर के मास के बराबर हो रहा है। यानी ये क्या प्रूव कर रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव कर रहा है ये रिएक्शंस इस साइड का मास इस साइड के मास के बराबर है, ठीक है। अगर ये मास बराबर नहीं होगा, ये मास बराबर करने के लिए बेसिकली बैलेंसिंग की जा रही है। इसका इंपॉर्टेंस ही यही है कि दोनों साइड का मास क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। और ये किस लॉ को सेटिस्फाई कर दे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम देखेंगे कि इसमें स्टेप्स कौन सी स्टेप्स फॉलो की जाती है। फर्स्टली क्या किया जाता है, सेकेंडली क्या किया जाता है, देन कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका कि होता क्या और किस मेथड से हम बैलेंसिंग करते हैं। इन बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन इज़ डन विद द हेल्प ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड। बहुत पॉपुलर मेथड है बेटा, बहुत बार नाम भी सुना होगा आपने। बोर्ड में सिंगल सीधा खाना परोसने जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ द हिट एंड ट्रायल मेथड। कोई इक्वेशन दे देंगे आपको, बोलेंगे बैलेंस द इक्वेशन विद द हिट एंड ट्रायल मेथड, या फिर कुछ और मेथड बोल दें आपको। बाकी आपको पता होना चाहिए हिट एंड ट्रायल मेथड होता क्या है आपकी एनसीईआरटी में, और जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है उस बिहाफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। होता क्या है हिट एंड ट्रायल मेथड। इन दिस मेथड द कॉफिशेंट बिफोर द सिम्बल्स, ये जो कॉफिशेंट है बिफोर द सिम्बल्स, ये सिम्बल्स है, ये कॉफिशेंट है, और फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर एडजस्टेड इन सच अ वे दैट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स आर ऑफ द एरो हेड बिकम्स इक्वल। यानी जो टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्टेंट साइड्स पे और प्रोडक्ट साइड्स पे, वो क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। कैसे इक्वल होंगे, इनको एडजस्ट कर लो आप, इनके कॉफिशिएंट को एडजस्ट करके इनके जो एलिमेंट साइड रिएक्टेंट साइड्स के जो एलिमेंट्स है और प्रोडक्ट साइड्स के जो एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएं, दोनों इक्वल हो जाएं। इससे हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग बोलते हैं। बैलेंसिंग करते कैसे हैं, कौन कौन सी स्टेप्स इसमें फॉलो होती है, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में से आपके डेफिनेटली बोर्ड में क्वेश्चन मिलेगा आपको। किसी कॉम्पिटिटिव के लिए अगर आप जाते हो, NTSC के लिए जाते हो, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम के लिए, तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन बैलेंसिंग से मिलता ही मिलता है आपको। बैलेंसिंग बच्चों 12th तक पहुंच जाते हैं फिर भी उन्हें पता नहीं होता बैलेंसिंग होती क्या है। तो कल की वीडियो जो होगी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ध्यान से। इवन मैं कहूँगा आपसे आप बैलेंसिंग आज ही पढ़ लें कि बैलेंसिंग होती क्या है। तो जो मैं कल वीडियो आपको शेयर करूँगा उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए बेटा, कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इजीली।
ओके, थैंक यू।